हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल जय मैकेनिकल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चरों में हम लोग देखे थे स्ट्रेस का कितना टाइप होता है। तो मैं आपको अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो हम लोग स्ट्रेस को टोटल 4 बेसिस पे कैटेगराइज्ड किए गए थे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन एंड चौथा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो हम लोग अब ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कंप्लीट किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कंप्लीट किए थे। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। हम लोग समझे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन में भी कितना टाइप होता है, जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर, नॉर्मल, इनडायरेक्ट नॉर्मल, बेंडिंग, टॉर्सन वगैरह वगैरह। तो मैं उसको फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ उसको शुरू करता हूँ, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसको। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर से मैं उसको थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद आ जाए। लोड जो होता है हमारे पास 4 टाइप का होता है, एक नॉर्मल, एक शेयर, एक टॉर्क और एक मूवमेंट। उसी तरीक़ा से लोड के आधार पे स्ट्रेस जो है, मतलब ओरिएंटेशन, लोड के ओरिएंटेशन के आधार पे बेसिस पे स्ट्रेस जो है हम लोग उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेन टाइप 2 होता है, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। इस नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस को हम लोग दो तरीके से और कैटेगराइज करते हैं, जैसे डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट और एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट एक्सियल और इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और इसको हम बेंडिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस को हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज अपना पहला डायरेक्ट एक्सियल और नॉर्मल स्ट्रेस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शन अगर मैं एज्यूम करूँ तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा एक क्रॉस सेक्शन होगा, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा। इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, परपेंडिकुलर ये लोड लग रहा है, ये अप्लाइड लोड है। तो यहाँ पे अप्लाइड स्ट्रेस का वैल्यू पहुँचेगा, और जितना अप्लाइड स्ट्रेस होगा उतना ही अंदर से रेजिस्टेंस स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हम लोग सिंपली अभी अप्लाइड स्ट्रेस को लेकर पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये एलिमेंटल, यहाँ से एक्स यहाँ से इस जगह से इंड पोजीशन से कुछ दूरी पे हम लोग एक क्रॉस सेक्शन एक्स को कंसीडर किए हैं। वहाँ पे हम लोग एलिमेंटल पोर्शन, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कुछ एलिमेंटल पोर्शन, इसको हम लोग कंसीडर किए हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस कैसा होगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस चाहे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस कैसा होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस बॉडी का सेंटर और एक्सिस को अज्यूम करूँ तो कुछ ऐसा एक्सिस होगा जो कि इस लोड पे कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। और ये जो लोड है वो क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। और इसका जो इफेक्ट पहुँचेगा कुछ ऐसा पहुँचेगा हमारे एलिमेंटल पोर्शन पे, जो कि 90 डिग्री है, मतलब नॉर्मल है, मतलब अक्रॉस द प्लेन है। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट, नॉर्मल या एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि इस लोड का डायरेक्ट इम्पैक्ट जहां हम लोग चाहते हैं वहां पड़ा है। मतलब अगर लेंथ को हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो लेंथ डायरेक्ट इंक्रीज होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, लोड जो है परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन है। पैरेलल टू द लेंथ, यहाँ पे लेंथ दिख रहा होगा, लोड जो है पैरेलल टू द लेंथ है। इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इस फोर्स का इफेक्ट देखने को मिला, इसीलिए इस स्ट्रेस का नाम डायरेक्ट स्ट्रेस चाहे डायरेक्ट एक्सियल और नॉर्मल स्ट्रेस रख दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या हुआ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए लिख के लाया हूँ। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस दो नेचर का हो सकता है, या तो टेंसाइल नेचर का हो सकता है, जैसे कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी है अगर, तो इस पे ऐसा कुछ लग सकता है स्ट्रेस, और कॉम्प्रेसिव नेचर का हो सकता है। अगर टेंसाइल नेचर का हुआ तो बॉडी में हम लोग को इलोंगेशन देखने को मिलेगा। अगर कॉम्प्रेसिव नेचर का हुआ तो बॉडी में हम लोग को कंप्रेशन देखने को मिलेगा। इलोंगेशन को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, कंप्रेशन को हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो इक्वल एंड अलाइक होता है। इक्वल एंड अलाइक कहने का मतलब इस दोनों
का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस दोनों सिग्मा टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इक्वल हो गया। एंड अलाइक कहने का मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट है। आप लोग देख सकते हैं एक का डायरेक्शन इधर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, एक का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, तो इसीलिए हम लोग इसको इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेस भी बोलते हैं, जिसमें इलोंगेशन होता है। वहीं पे अगर बात करूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस का, तो हम लोग इसको बोलते हैं इक्वल एंड लाइक। इक्वल एंड लाइक कहने का मतलब जितना इधर से लगेगा, जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा, मतलब जितना मैग्नीट्यूड सिग्मा सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगा रहा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड सिग्मा सी निगेटिव एक्स एक्सिस में इस बॉडी पे लगा रहा होगा। और इस दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स हैं, दोनों टुवार्ड्स ईच अदर है, मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ लग रहे हैं। इसके आधार पे इसको लाइक और अलाइक का नाम दिया जाता है। अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो इसको लाइक का नाम दिया जाता है, और दोनों एक दूसरे को पहुंचना चाह रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचना चाह रहे हैं, तो इसको लाइक का दर्जा दिया जाता है। और दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं तो उसको अलाइक बोला जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे व्हेन डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आर अप्लाइड आइदर टेंशन और कंप्रेशन जनरेट। सही बात है, अगर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग अप्लाइड करेंगे तो या तो क्रॉस सेक्शन से दूर जाता हुआ अप्लाइड करेंगे, या क्रॉस सेक्शन के अलोंग क्रॉस सेक्शन के अंदर जाता हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस चाहे एक्सियल स्ट्रेस हम लोग अप्लाइड करेंगे तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन से दूर जाता हुआ, और यहाँ क्रॉस सेक्शन के नज़दीक आता हुआ, क्रॉस सेक्शन की तरफ आता हुआ, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। या तो इलोंगेशन होगा मतलब या तो टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, वही भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, द स्ट्रेस इज सेड टू बी डायरेक्ट बिकॉज लोड इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। ये बात तो सही है, लोड डायरेक्ट, हम लोग जो लोड है वो डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाइड कर रहे हैं। उसके बाद हियर फोर्स इज अलोंग द लेंथ बट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। परपेंडिकुलर, अक्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर एरिया एंड देयरफॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर टर्म्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये फोर्स डायरेक्ट अप्लाइड हो रहा है तो उसमें डायरेक्ट बोला गया है, और नॉर्मल इसलिए बोला गया है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है। उसके बाद दीज स्ट्रेस कॉज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ एंड एज ए रिजल्ट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इलोंगेशन या कंप्रेशन। इसमें या तो कंप्रेशन होगा या तो इलोंगेशन होगा, या तो टेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा, या तो इंक्रीज इन लेंथ होगा या तो डिक्रीज इन लेंथ होगा, सीधा बात। अगर टेंसाइल स्ट्रेस हुआ तो इक्वल एंड अलाइक होगा, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस हुआ तो इक्वल एंड लाइक होगा। इतना बात तो क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का। इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग छोटा वाला एफ से डिनोट करते हैं। इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आता कैसे है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। ये तो समझ गए हैं कैसे आता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जैसे कपल है हमारे पास, जैसे हमारे पास कपल होता है। कपल जो है फोर्स का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है। आगे चल के भी पता चलेगा। एक होता है कपल में मोमेंट होता है और टॉर्क होता है। मैं बता चुका हूँ, टॉर्क उसको बोलते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट घुमाने का कोशिश करता है, और मोमेंट उसको बोलते हैं जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट घुमाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास अगर एक बॉडी है, इधर से एक एंड से ये फिक्स है और दूसरा एंड यहाँ पे इसका ऐसा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको ये दिख रहा होगा। क्रॉस सेक्शन इसमें 3 एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम लोग बोले हैं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस को बोले हैं क्योंकि लेंथ वाइज यही है, और वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोले हैं। यहाँ पे अगर टॉर्क जो है एक्स एक्सिस में लगा, मतलब अगर रोटेशन एक्स एक्सिस में पॉसिबल हुआ तो उसको टॉर्क बोलेंगे। अगर रोटेशन वाई एक्सिस में पॉसिबल हुआ तो उसको मोमेंट बोलेंगे। अगर रोटेशन जेड एक्सिस में पॉसिबल हुआ तो उसको भी मोमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं क्या है। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा बॉडी है, उस पर
आप लोग देख रहे होंगे सी अबाउट जेड जेड है, सी अबाउट जेड जेड है क्योंकि ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे और ऐसे। इसका ही कुछ लेंथ होगा, इसका एक्सिस होगा। इस एक्सिस को अभी फ़िलहाल के लिए आप जानिए न्यूट्रल एक्सिस लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस लाइन बोलते हैं। अभी आपको पता चलेगा आगे, फ़िलहाल अभी इतना जानिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे बेंडिंग मोमेंट, इसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं चाहे मोमेंट बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं चाहे मोमेंट बोलते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा मोमेंट लगाएं तो देखिए तो इसका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ये कुछ ऐसा मुड़ जाएगा। अगर ये कुछ ऐसा मुड़ जाएगा तो ऊपर वाला में कुछ लेंथ में कमी महसूस होगा हम लोग को, और नीचे वाला में कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट महसूस होगा। मतलब अगर सीधा सीधा बात करें तो लेंथ में कमी को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, और लेंथ में इंक्रीमेंट को हम लोग टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको और देखें तो बी सी, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये बी सी क्रॉस सेक्शन का प्लेन जो है ये यहाँ पे था, और बी सी जो है थोड़ा सा घूम गया है। बी सी अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा घूम गया है, बी सी अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा घूम गया है। वैसे यहाँ पे बात करें ए और डी अभी स्ट्रेट था लेकिन अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा घूम गया है, ए और डी अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा घूम गया है। और न्यूट्रल एक्सिस लाइन मुड़ा जरूर है लेकिन उतना ही वो है, मुड़ा जरूर है लेकिन उतना ही बड़ा है, उसका लेंथ उतना ही है, जितना लेंथ ऊपर था उतना ही लेंथ नीचे है। अब थोड़ा सा इसको और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा वस्तु है, कुछ ऐसा मटेरियल है, इसको हम इधर से फिक्स किए हुए हैं और ऊपर से कुछ लोड लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे मोड़ने का कोशिश करेगा तो नीचे वाला में जाहिर सी बात है नीचे वाला में कंप्रेशन देखने को मिलेगा और ऊपर वाला में टेंशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट को ही बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट को ही बोलते हैं। और बेंडिंग मोमेंट में लोड जो है अगर ट्रांसवर्स लगता है चाहे कपल लगता है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। लोड जो है परपेंडिकुलर टू लेंथ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोड जो है लेंथ के परपेंडिकुलर है, हम लोग लोड जो लगाए हैं लेंथ के परपेंडिकुलर लगाए हैं। उसके बाद लोड इज पैरेलल टू बोर्ड, पैरेलल टू बोर्ड कहने का मतलब इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। नेक्स्ट डिफॉर्मेशन इन लेंथ, डिफॉर्मेशन इन लेंथ देखने को मिला, डिफॉर्मेशन इन लेंथ देखने को मिला। ऊपर लेंथ घट रहा है, नीचे लेंथ बढ़ रहा है, चाहे नीचे लेंथ बढ़ रहा है, नीचे लेंथ घट रहा है, ऊपर लेंथ बढ़ रहा है। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं अगर बेंडिंग मोमेंट लगा मतलब सी अबाउट जेड जेड लगा तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ऊपर में कंप्रेशन नीचे में टेंशन देखने को मिलेगा। ऊपर वाला फाइबर इसको बोलते हैं फाइबर एज, ऊपर वाला एज में कंप्रेशन नीचे वाला एज में टेंशन देखने को मिलेगा। और इसका कुछ डायग्राम जब बनता है, कुछ इसका स्ट्रेस डायग्राम बनता है तो कुछ ऐसा बनता है। स्ट्रेस डायग्राम जब बनता है तो कुछ ऐसा बनता है, हम लोग कंप्रेशन को इधर मानते, टेंशन को आगे मानते हैं, कंप्रेशन को पीछे मानते हैं, कंप्रेशन को इधर टेंशन को इधर। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रोटेट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अगर बात करें तो बेंडिंग मोमेंट में चाहे इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में बेंडिंग मोमेंट बोले चाहे इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बोले, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है। और न्यूट्रल एक्सिस लाइन जो है चाहे न्यूट्रल एक्सिस जो है उसका लेंथ न घटता है न बढ़ता है, उतना ही पे रहता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो एक कुछ ऐसा डायग्राम बनता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जिसमें सबसे ऊपर वाला फाइबर पे, सबसे ऊपर वाला सतह पे, सबसे ऊपर वाला एज पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, और सबसे नीचे वाला सतह पे भी जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है। वही लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन गेट रोटेट एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बताया हूँ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जैसे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में या तो कंप्रेशन होता था या तो टेंशन होता था, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन एंड टेंशन एक साथ देखने को मिलता है। मतलब अगर इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ तो कंप्रेशन एंड टेंशन, चाहे ऊपर कंप्रेशन हो चाहे नीचे टेंशन हो, चाहे नीचे कंप्रेशन हो चाहे ऊपर टेंशन हो, लेकिन दोनों एक साथ आएंगे,
कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों एक साथ आएंगे। तो ये था हमारा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। हम लोग कल डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।